6 अगस्त 1945 की एक बिल्कुल शांत सुबह थी। करीब 8:15 बज रहे थे और इनोला गे नाम का एक अमेरिकी B-29 विमान जापान के हिरोशिमा शहर के आसमान में उड़ रहा था। मतलब नीचे लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और फिर अचानक उस विमान से लिटिल बॉय नाम का बम गिरता है और कुछ ही पलों में पूरा का पूरा शहर राख एक जलते हुए ढेर में बदल जाता है। ये सोचना भी बहुत खौफनाक है। बिल्कुल खौफनाक है। तो आज हमारे पास ना ऐतिहासिक दस्तावेज, डीक्लासिफाइड फाइल्स और कुछ बहुत ही गहरी रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक है। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इन फाइलों के आधार पर उस पूरी कड़ी को समझना है जो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होकर जापान पर हुए इस भयानक परमाणु हमले तक पहुंची। हाँ, मतलब हमें ये समझना है कि आखिर एक यूरोपीय राजकुमार की हत्या का जापान की इस तबाही से क्या कनेक्शन हो सकता है। सही कहा। तो चलिए इस कनेक्शन को डिकोड करते हैं और दस्तावेजों के हिसाब से इस सवाल का जवाब हमें 28 जून 1914 की उस घटना में मिलता है जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया में एक युवक ने हत्या कर दी थी। हाँ, उस समय ना यूरोप में बहुत ज्यादा तनाव था और इस एक हत्या ने जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया। मतलब इस घटना को अक्सर वो डोमिनोज के गिरने की तरह बताया जाता है ना कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया और फिर रूस, जर्मनी, फ्रांस सब एक एक करके गिरते चले गए। लेकिन मुझे हमेशा से ये बात थोड़ी अधूरी लगती है। मेरा मतलब है डोमिनोज अपने आप थोड़ी गिरते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। असल में इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इन देशों को एक दूसरे से सीक्रेट संधियों या गुप्त समझौतों के जरिए बांधा गया था। अच्छा, मतलब ये कोई बस भावनात्मक फैसला नहीं था। एकदम नहीं, ये कानूनी बाध्यता थी। अगर कोई एक देश युद्ध में जाता है तो उसके सहयोगी देशों को कानूनी और रणनीतिक रूप से अपनी सेना भेजनी ही पड़ेगी। और यही वो मैकेनिज्म था जिसने एक गोली को पूरे विश्व युद्ध में बदल दिया। समझ गई। लेकिन इन फाइलों में एक बात बहुत साफ है कि अमेरिका शुरुआत में इस सबसे बिल्कुल दूर था। तो फिर वे इसमें कैसे उलझ गए? हाँ, तो जब जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी ने आरएमएस लुसिटानिया नाम के जहाज को डुबोया ना, जिसमें करीब 128 अमेरिकी मारे गए थे, तो तनाव जरूर बढ़ा था। पर असली मोड़ 1917 का जिमरमैन टेलीग्राम था। यहाँ मैं थोड़ी उलझी हुई हूँ। एक टेलीग्राम ने अमेरिका जैसी शक्ति को विश्व युद्ध में कैसे खींच लिया? क्योंकि ये कोई आम टेलीग्राम नहीं था। इन डीक्लासिफाइड पेपर्स के मुताबिक जर्मनी ने मेक्सिको को भड़काया था कि वो सीधे अमेरिका पर हमला कर दे। बाप रे, सीधे हमला? और बदले में जर्मनी मेक्सिको को टेक्सास और एरिजोना जैसे राज्य वापस दिलाने में मदद करेगा। ये तो अमेरिका की अपनी जमीन पर सीधा खतरा था ना। और इसी डर ने उन्हें युद्ध में उतार दिया। और फिर 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो हारने वाले जर्मनी पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि वहां भयंकर गरीबी फैल गई। और उसी हताशा में से एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। बिल्कुल। और 1939 में हिटलर के पोलैंड पर हमले के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पूरी दुनिया एक्सेस और एलाइड शक्तियों में बढ़ गई। ये हिस्सा तो एकदम साफ है, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक सवाल काफी देर से घूम रहा है। यूरोप की इस वर्चस्व की लड़ाई में एशिया का जापान क्यों और कैसे उलझ गया? वो तो मीलों दूर था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी संसाधनों की भूख। रिसर्च बताती है कि जापान बहुत तेजी से औद्योगिकीकरण कर रहा था, लेकिन उनके पास अपना तेल या रबर नहीं था। अच्छा, तो एक द्वीप होने के कारण जिंदा रहने के लिए उन्हें दूसरे एशियाई देशों पर कब्जा करना ही था। सही कहा। और जब जापान ने ऐसा किया तो अमेरिका ने उन पर बहुत कड़ा तेल प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जैसे आज के दौर में कुछ देशों पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी घुटने टेक दे। बिल्कुल वही बात। बिना तेल के जापान की सेना कुछ ही महीनों में पूरी तरह ठप हो जाती। ये उनके लिए कोई कूटनीतिक अपमान नहीं था, बल्कि जीवन और मरण का सवाल बन गया था। और शायद इसी हताशा में जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर वो अचानक हमला कर दिया था। हाँ, लेकिन ये हमला एक बहुत बड़ा जुआ था। रुको, ये तो मुझे आत्महत्या जैसा लगता है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भड़काने का क्या तुक था? क्या उन्हें सच में लगा था कि वे अमेरिका को हरा देंगे? नहीं, इन पेपर्स में स्पष्ट है कि जापान की योजना अमेरिका को हराने की थी ही नहीं। वे बस अमेरिकी नौसेना को इतना बड़ा झटका देना चाहते थे कि अमेरिका डर कर समझौता कर ले। ओहो, और तेल का प्रतिबंध हटा ले।
लेकिन ये दांव तो उल्टा पड़ गया। बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ा। अमेरिका डरा बिल्कुल नहीं, बल्कि पर्ल हार्बर के अगले ही दिन उसने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और यहीं से युद्ध का पूरा नक्शा बदल गया। अमेरिका प्रशांत महासागर में हावी होने लगा, लेकिन जापानी सेना ने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, लगातार लड़ाई के बाद अमेरिका एक लंबा युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने उस परमाणु बम का रास्ता चुना। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स में ना एक बात बहुत चुभती है मुझे। हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चुना गया? क्या सिर्फ सैन्य अड्डे निशाना नहीं हो सकते थे? देखिए, यहाँ रणनीति दो तरफा थी। ये घनी आबादी वाले शहर तो थे ही, लेकिन यहाँ बड़े सैन्य और औद्योगिक केंद्र भी मौजूद थे। और दस्तावेजों से ये भी संकेत मिलते हैं ना कि अमेरिका ये भी देखना चाहता था कि एक पूरी तरह से आबाद शहर पर इस नए हथियार का असल में क्या असर होता है। हाँ, ये इंसानों पर एक तरह का न्यूक्लियर टेस्ट भी था, जो बहुत ही भयानक सच है। नागासाकी पर नहीं, बल्कि कोकूरा शहर पर गिरना था। बिल्कुल सही। सिर्फ उस दिन कोकूरा में घने बादल थे, मौसम बहुत खराब था, इसलिए विमान को नागासाकी की तरफ मोड़ दिया गया। सोचिए, एक मौसम के छोटे से बदलाव ने एक शहर को बचा लिया और दूसरे को इतिहास के पन्नों में राख कर दिया। तो अगर हम देखें तो 1914 में चली उस एक गोली से जो सीक्रेट संधियों और रणनीतिक भूलों की चेन शुरू हुई थी, उसने अंततः लाखों लोगों को परमाणु भस्मा में बदल दिया। सही कहा। इस पूरे डीप डाइव और एनालिसिस के बाद ना मेरे दिमाग में बस एक ही विडंबना घूम रही है। जिस अमेरिका ने बम गिराकर जापान को पूरी तरह तोड़ दिया था, राख कर दिया था, और उसी अमेरिका ने अगले दशकों में जापानी इंडस्ट्री और इकोनॉमी को दुनिया में टॉप पर पहुंचने में मदद भी की। क्या मॉडर्न युद्ध का सबसे खौफनाक सच यही है कि पूर्ण विनाश के बाद ही धुर विरोधी देश सबसे पक्के दोस्त और साझेदार बन पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सच में गहराई से सोचने की जरूरत है।